हमारी ये वीडियो मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। वीडियो में घटी घटनाओं की सत्यता की जिम्मेदारी हम नहीं लेते, न ही किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को हम बढ़ावा देते। हमारा उद्देश्य किसी भी तरह से किसी का अपमान करना नहीं है। हमारा लक्ष्य आपका मनोरंजन करना है और कुछ नहीं। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ कहना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आशा करता हूं कि इसके बाद आप ऐसी भूल ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम वासु है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आज जिस घटना के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उस घटना को बीते हुए 3 साल बीत चुके हैं, पर जब भी उस घटना को याद करता हूँ मेरी रूह कांप जाती है। उस घटना ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। मैं उस रात लुधियाना रेलवे स्टेशन पर जा रहा था। मेरी ट्रेन 9 बजे की थी। मैंने अपनी कंपनी को छोड़ने के बाद सीधा लुधियाना घंटाघर के पास जाकर अपने घर वालों के लिए शॉल, स्वेटर और कंबल खरीदा। मुझे ठीक से याद है, मैंने 5 बजे तक अपनी शॉपिंग कर ली थी। बाजार में मुझे एक दोस्त भी मिला था जिससे मैंने थोड़ी देर बातें भी की थी। उस टाइम ठंड भी लग रही थी। अक्टूबर का महीना था। जैकेट पहनने के बावजूद भी ठंड काफ़ी लग रही थी। बाद में मैं एक चाय वाले दुकान पर भी रुका था चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद मेरे शरीर में गर्माहट आई और वहाँ से मैं अपना सारा सामान लेकर अपने क्वार्टर में पहुँच गया। क्वार्टर में पहुँचने के बाद मैंने अपना सारा सामान बड़े बड़े बैग में रख लिया, लेकिन सामान काफ़ी ज़्यादा था। 5 दिन के बाद दीपावली थी और उन दिनों रेलवे स्टेशनों पर काफ़ी बड़ी मात्रा में भीड़ रहती है। इसलिए मैंने अपने दोस्त सुधाकर को फ़ोन करके अपने क्वार्टर पर बुला लिया। सुधाकर जैसे ही मेरे क्वार्टर पर पहुंचा तो उसने अपनी नौटंकी शुरू कर दी। भाई, तू घर जा रहा है और पता नहीं कब तक लौट कर आएगा। सोच रहा था एक एक पैक ले लेते तो शरीर में गर्माहट आ जाती और मूड भी बन जाता। क्या कहता है, लेकर आऊँ क्वार्टर? मैंने सुधाकर से कहा कि नहीं भाई, देख मुझे काफ़ी दूर जाना है। रास्ते में कोई पंगा हो गया तो वैसे भी तू जानता है ट्रेन में काफ़ी भीड़ होगी। सुधाकर कहने लगा, तू भी पागलों जैसी बात करता है, तेरा भाई है ना तेरे साथ। अब सुधाकर मुझ पर ज़्यादा प्रेशर देने लगा। इसके बाद मैंने हाँ कह दिया। सुधाकर बोला, तुम गिलास लेकर आओ। जिसके बाद मैं किचन से गिलास लेने चला गया। गिलास लेकर जब मैं सुधाकर के पास पहुंचा तो सुधाकर ने अपने रखी जेब में से शराब की बोतल निकाली। शायद वो रास्ते में से ही ठेके पर से शराब लेकर आया था। सुधाकर के काफ़ी ज़बरदस्ती करने पर मैंने 2 पैक लगा लिए और बची हुई सारी शराब सुधाकर अकेला ही पी गया। शराब पीने के थोड़ी देर बाद सुधाकर पूरे नशे में टुल हो गया था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टेशन पर अकेले ही सारा सामान लेकर जाना होगा। मुझे सुधाकर की हरकतें जोकरों से कम नहीं लग रही थी। वो अनाप शनाप बड़बड़ाए जा रहा था और उसके कदम धरती छोड़ आसमान में लहरा रहे थे। मैं मन ही मन में सोचने लगा कि आज लगता है कि मैं घर जाने से रहा, क्योंकि सुधाकर शराब पीकर पूरा टुल हुआ पड़ा था। ऐसे में सुधाकर को क्वार्टर में अकेला छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। कुछ देर मैं सुधाकर के पास ही बैठ गया, उस पगले की पागल बातें सुनने लगा। लेकिन फिर मुझे घर की याद आने लगी। मुझे कंपनी में काम करते हुए 8 महीने बीत चुके थे और इन 8 महीनों में मैं अपने घर पर एक बार भी नहीं गया था। इसके बाद मैंने अपना सारा सामान उठाया और रोड की तरफ बढ़ने लगा। अपने क्वार्टर से निकलकर मैं चारों तरफ किसी टेम्पो को देखने लगा। मेरे मोबाइल में 2 टेम्पो वाले के नंबर भी थे, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके बाद मैं थोड़ी दूर और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद देखता हूँ कि एक गाड़ी वाला अपनी गाड़ी एक साइड में लगाकर कहीं गया हुआ था।
लेकिन ये टेम्पू नहीं, एक 4 व्हीलर गाड़ी थी। मैं वहीं रुका रहा जब तक उस गाड़ी का ड्राइवर नहीं आ गया। ड्राइवर आने के बाद मैंने ड्राइवर से बात की और वह कम पैसों में ही मान गया। मैंने एकाएक ही उस गाड़ी के लगेज बॉक्स में अपना सामान रख दिया और रस्सी से बांधकर मैं गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। रोड पर ना तो स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ना ही आसपास घर नज़र आ रहे थे। हम अपनी गाड़ी के हेडलाइट के रोशनी की मदद से अंधेरे को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे कि तभी हमारी गाड़ी पर कोई चीज़ काफ़ी ज़ोर से कूदी, जिसके बाद ड्राइवर ने ब्रेक लगाए और गाड़ी रोक दी। पर जो भी जानवर हमारी गाड़ी के ऊपर कूदा था काफ़ी भयानक था, क्योंकि आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। ड्राइवर गाड़ी रोककर नीचे उतरा और उतरकर गाड़ी के ऊपर देखने लगा, लेकिन ऊपर कोई भी जानवर मौजूद नहीं था। तभी अचानक मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर मैं भी गाड़ी से नीचे उतरा और उतरकर मैं ड्राइवर की ओर गया तो देखता हूँ कि वहाँ ड्राइवर नहीं था, बल्कि जहाँ ड्राइवर खड़ा था उसके पैर का एक जूता ज़मीन पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं डर गया और जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने गाड़ी के सारे दरवाजे बंद कर लिए और बिल्कुल शांतिपूर्ण बिना हिले डुले गाड़ी में बैठा रहा जब तक मैंने उसे ना देख लिया। मैं देखता हूँ कि एक बुढ़िया ठीक मेरे गाड़ी के बर्नट पर मेरी तरफ पीठ कर कर बैठी हुई थी, जिसे देखने के बाद मैं पूरा हिल गया। ठंड के मौसम में मेरे हाथ पैर वैसे ही ठंडे थे और उस औरत को देखकर मैं पूरा जम गया। मुझे अभी भी उसकी पीठ नज़र आ रही थी, जो गाड़ी के रोशनी में साफ साफ दिख रही थी। और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद वो डरावनी आवाज़ में गाने लगी। उसकी आवाज़ काफ़ी डरावनी थी और गाते गाते अगले ही पल वो बर्नट से नीचे उतर गई और आगे की ओर धीरे धीरे चलने लगी। मैं उस बुढ़िया को साफ साफ देख पा रहा था। उसकी चलने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो बेहद डरावनी और भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी भरकम जानवर रोड पर चल रहा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वो अभी शांत थी। तभी अचानक से उसने मेरी तरफ देखा और कूदकर फिर से बर्नट पर आकर बैठ गई, लेकिन इस बार उसका मुंह मेरे मुंह के आमने सामने था। जब मैंने उसका मुंह देखा तो मेरे शरीर में बिजली की तरह करंट दौड़ गया। वो मुझे देखकर अजीब सी मुस्कान दे रही थी। उसका मुंह काफ़ी भयानक था। उसके मुंह पर बड़े बड़े गड्ढे थे, जिनमें से खून धीरे धीरे टपक रहा था। उसके दांत बिल्कुल लाल थे। ऐसा लग रहा था उन दांतों में कीड़े पड़े हुए थे। ये सब देखकर मेरे शरीर से पसीना छूटने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बुढ़िया आखिर मेरे साथ क्या करने वाली है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। अगर गेट खोलकर मैं भागता हूं तभी भी ये बुढ़िया मुझे नहीं छोड़ेगी, और इस गाड़ी में भी चुपचाप बैठा रहा तभी भी ये बुढ़िया मुझे नहीं छोड़ेगी। वो धीरे धीरे हंसती हुई बर्नट से आगे की तरफ यानी मेन शीशे की तरफ बढ़ रही थी। उस दिन मेरा मरना तय था। मैं ये समझ चुका था कि ये औरत हो ना हो कोई भूत प्रेत है। तभी मुझे गाड़ी के शीशे में किसी रोशनी की
झलक दिखाई दी। इसके बाद मैंने मेन शीशे की तरफ देखा तो देखता हूँ कि एक रोशनी मेरी तरफ काफ़ी तेज़ी में बढ़ती हुई आ रही थी और देखते ही देखते कुछ मिनट के बाद वो गाड़ी मुझे पार करने ही वाली थी कि झट से मैं अपनी गाड़ी छोड़कर उस गाड़ी के सामने आ गया। जिसके बाद उस गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी वहीं मेरे पास रोक दी। मैं उस आदमी से चिल्लाने और चीखने लगा और ज़ोर ज़ोर से बताने लगा कि मेरे पास अभी एक बूढ़ी महिला थी जो देखने में काफ़ी डरावनी थी और वो मुझे मारने ही वाली थी। इसके बाद वो मुझसे पूछने लगे कि वो औरत कहाँ है। मैंने हाथ का इशारा करते हुए उनको बताया। वो कहने लगे कि वहाँ पर कोई औरत नहीं है। मैंने भी उसी जगह पर देखा। मैं देखता हूँ कि वहाँ पर कोई बुढ़िया मौजूद नहीं थी। जिसके बाद वो गाड़ी से उतरे। वो मोटरसाइकिल से थे जिस पर 2 आदमी थे। उन्होंने ब्राह्मणों जैसे कपड़े पहन रखे थे। शायद वो पंडित थे जो कहीं पूजा पाठ करवाकर इस रास्ते से जा रहे थे। वो लोग भी अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ी के चारों तरफ देखने लगे लेकिन उन्हें कोई बुढ़िया नज़र नहीं आई। जिसके बाद उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी पर बैठाया और आगे के चौराहे पर छोड़ दिया। चौराहे पर पहुंचने के बाद मैं टेम्पो पकड़कर अपने घर अपने क्वार्टर में आ गया, जहां आकर देखता हूं कि सुधाकर अभी भी ज़मीन पर लेटा हुआ था। सुबह होने के बाद मैं उसी जगह पर गया जहां पर यह हादसा मेरे साथ हुआ था, लेकिन वहां जाने के बाद देखता हूं ना तो वहां पर गाड़ी थी और ना ही उस आदमी का जूता जो कल रात मुझे दिखा था। तभी मैं सामने की तरफ देखता हूं कि काफ़ी ज़्यादा लोग एक मुर्दे को लेकर आ रहे थे और वो मेरे सामने से होते हुए आगे के जंगल में घुस गए, जिसे देखकर मैं समझ गया कि मैं जहां खड़ा हूं वो एक कब्रिस्तान है जहां पे मुर्दों को दफनाया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।